हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। अधिगम या सीखना, अधिगम को सीखना भी बोलते हैं। ठीक है। अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। अधिगम लगातार जो सीखना है वो लगातार चलता रहता है। आपने देखा होगा बच्चा छोटे पर से ही सीखना शुरू कर देता है बड़े लोगों को देखते हुए। वही लिखा हुआ है, अधिगम एक व्यापक, सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यानी इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता ही रहता है। ठीक है। ये प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। और अब हम लोग अधिगम के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषाएं दी हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये स्किनर ने दी थी ये परिभाषा कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। ठीक है। दूसरा देखिए, सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये क्रो एंड क्रो महाशय ने दिया था। ठीक है। जो मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो थे उन्होंने दी थी सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक। अर्जन में एकत्र करना। ठीक है। उनको एकत्र करना है। अगला देखिए, गिलफोर्ड जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यानी व्यवहार के कारण जो व्यवहार में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, वही अधिगम है। अधिगम में वही सीखना है। ठीक है। मतलब उनका कहना था कि किसी दूसरे के व्यवहार को देखकर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है या सीखना है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अधिगम के प्रमुख सोपान या चरण क्या क्या है, यानी कि किन चरणों के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप करके इंसान अधिगम यानी सीखना शुरू करता है और सीखता है। अधिगम के जो सोपान है या चरण है, सोपान का मतलब होता है चरण, स्टेप या सीढ़ियां जिनको कहते हैं। ठीक है। वो इस प्रकार से पहला है अभिप्रेरणा। ठीक है। कि उसे कहाँ से प्रेरणा है, उसको प्रेरित करना व्यक्ति को। विभिन्न अनुक्रियाएं, उनसे अभिप्रेरणा से प्रेरित होकर वो विभिन्न अनुक्रियाएं करता है। ठीक है। कार्य करता है उसी से, अभिप्रेरणा से जो प्रेरणा पाकर। उसके बाद में उन विभिन्न अनुक्रियाओं के बाद उसे बाधाएं आती हैं। ठीक है। ये सब मैं बात कर रहा हूँ ये अधिगम के सोपान या चरणों के बारे में। ठीक है। पहले अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है, फिर उसके फलस्वरूप वो विभिन्न अनुक्रियाएं करता है, उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है। और फिर अतः पुनर्बलन के द्वारा उसे उन बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है, जिससे कि अनुभवों का संगठन होता है, उसे अनुभव प्राप्त होते हैं भांति भांति के अलग अलग तरीके से। कभी वो उन प्रयासों में असफल हो जाता है, कभी सफल हो जाता है। इस तरह से वो धीरे धीरे करके ये अनुभव प्राप्त कर लेता है कि कैसे हम उसमें आगे बढ़ें। ठीक है। कैसे हम उसमें सफलता प्राप्त करें, या एक निश्चित पथ या रास्ता तैयार कर लेता है जिसके थ्रू वो सफलता प्राप्त कर सके। और अंत में इन्हीं अनुभवों के संगठन के द्वारा संगठन एक एक अनुभव को संकलित करके वो अंततः अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। ठीक है। इसको ऐसे इस तरह से उदाहरण से समझिए कि जैसे आप मान लीजिए कि कोई कार या कुछ लेबोरेटरी में आप हैं और कुछ बनाना चाह रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे आप करते हैं। या फिर आप नॉर्मल सा उदाहरण ले लें कि जैसे घर में कोई भी चीज़, मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या क्या चीज़ डाली जाती है, इस वे में आप ले लें कि भाई जैसे आपको ये लगा कि हमें चाय पीनी चाहिए, तो अब प्रेरणा उत्पन्न हुई, उसके फलस्वरूप आपने कहा कि चलो ठीक है हम चाय बनाते हैं। अनुक्रियाएं करने लगे आप। उसके बाद में बाधाएं आती हैं कि चीज़ें क्या क्या डालनी है, उनको संकलित करना, इकट्ठा करके रखना। फिर पुनर्बलन की कैसे इसको डाला जाएगा, और फिर उसके बाद में वो अनुभव का संगठन की एक बार बनाई चाय नहीं बनी, 2 बार बनाई, 3 बार बनाई, लेकिन एक बार फिर आपको सही पथ पता चल गया कि कैसे कैसे किस किस क्रम में क्या चीज़, चाय की पत्ती डालनी है, चीनी डालनी है, अदरक डालनी, किस वे में डालनी है, दूध डालना है। फिर आपको वो चीज़ अनुभव से संगठित हो गया और अंततः क्या हुआ कि आप एक अच्छी चाय बनाने लगे। ये सिर्फ उदाहरण है और ये अधिगम के सोपानों के बारे में बताया गया है। ये 6 इसके सोपान या चरण हैं। सोपान में सीढ़ियाँ भी होता है।
ठीक है। अधिगम के चरण, अधिगम के सोपान, अधिगम की सीढ़ियाँ, इन किसी भी नाम से इसको जाना जा सकता है, ठीक है। तो ये 6 हैं। इसके बाद हम लोग अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों पर का अध्ययन कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला है शारीरिक कारक, ठीक है। जो व्यक्ति या जिस छात्र की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसे अधिगम करना है यानी सीखना है, उसके शारीरिक कारण क्या है? आयु। एक तो आयु माने रखती है कि जैसे जैसे अगर आपकी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका जो ग्रहण करने की शक्ति है, अधिगम की शक्ति है, वो शिथिल और धीमी होती जाती है, ठीक है। अगला देखिए इसमें स्वास्थ्य। अगर बच्चे का स्वास्थ्य, व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, खराब है, तो भी उसे अधिगम में जो उसकी गति है उस पर उसका असर पड़ेगा, ठीक है, उसको प्रभावित करेगा ये स्वास्थ्य। उसके बाद भोजन। अगर उस अधिगम जो सीखने की प्रक्रिया से छात्र या व्यक्ति गुजर रहा है, अगर उसे भोजन सही रूप से नहीं मिलेगा तो भी उसके सीखने पर प्रभाव डालेगा। और इसमें लिखा है अगला है रूप रंग। रूप रंग का मतलब ये है कि जैसे बच्चों का रंग जैसा होता है, हमारी ये रंग उसका थोड़ा सा दबा हुआ है तो बच्चे थोड़ी हीन भावना महसूस करते हैं, दूसरे बच्चे उसको बताने की कोशिश करते हैं, इसका भी इफेक्ट उसके अधिगम में पड़ता है। और अगला है थकान। बच्चा कैसा है, अगर वो तरोताजा है, स्वस्थ है, तो थकान नहीं होगी, इसका भी असर पड़ेगा, ठीक है। अगला देख ले मनोवैज्ञानिक कारक में देख लेते हैं। बुद्धि, बच्चे की बुद्धि कैसी है, ठीक है। बुद्धि अगर अच्छी है तो वो जल्दी जल्दी सीखेगा, ठीक है। और अगर बुद्धि सामान्य है तो सामान्य ढंग से, सामान्य तरीके से सीखेगा, ठीक है। अगला देखिए अभिप्रेरणा। ये मनोवैज्ञानिक कारण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अभिप्रेरणा, ठीक है। वो अभिप्रेरित किस प्रकार से होता है बच्चा सीखने के लिए, ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभिप्रेरणा। अगला है अभिवृत्ति, ठीक है, उसकी अभिवृत्ति कैसी है। और इसके बाद में है रुचि, कि अगर बच्चा उस जिस चीज को सीखने के लिए तत्पर है उसमें उसकी रुचि क्या है, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण से, जैसे मान लीजिए कि दो बच्चे हैं और दोनों को क्रिकेट पसंद है और हम एक को कबड्डी खिला रहे हैं और एक को क्रिकेट खिला रहे हैं, तो क्या होगा? जो कबड्डी खेल रहा है वो खेल तो रहा है लेकिन मानसिक सेवा नहीं है, लेकिन जो क्रिकेट खेल रहा है वो मानसिक शारीरिक रूप से वहां पर मौजूद रहेगा। वही लिखा है रुचि भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करती है, अदा करती है, ठीक है। अगला देखिए सामाजिक कारण। देखिए सामाजिक कारण शिक्षक से संबंध, यानी कि जो छात्र है कक्षा में उसका शिक्षक से संबंध कैसा है। अगर उसका शिक्षक से संबंध ठीक नहीं है तो उसके अधिगम में रुकावट उत्पन्न होगी और अधिगम की स्पीड वैसी नहीं रहेगी जैसे जिसके शिक्षक के अच्छे संबंध से उस बच्चे की होती है, ठीक है। फ्रीली माइंड से वो उस चीज को नहीं सीख सकेगा। अगला देखिए पारिवारिक संबंध। परिवार में संबंध उसके कैसे हैं, पारिवारिक सदस्यों के साथ में कैसे हैं, मतलब जैसे होते हैं ना बच्चे कुछ झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, परिवार के हर भाई बहन के साथ उनकी लड़ाई होती है, पड़ोस मित्रों के साथ उनकी लड़ाई होती है, ठीक है। और जिनकी नहीं होती वो खुश रहते हैं, हमेशा सब हर तरफ से सपोर्ट मिलता है। तो लिखा पारिवारिक संबंध कैसे। अगला है मित्र व समाज के साथ संबंध। वही चीज है कि ये पारिवारिक संबंध घर के लोगों के साथ में आ गया और मित्रों और समाज के संबंध, बाहर के जो मित्र होते हैं, अड़ोस पड़ोस के जो मित्र होते हैं उनके साथ में उनके संबंध कैसे हैं, इसका भी प्रभाव अधिगम में पड़ता है। क्योंकि देखिए अगर आप घर में संबंध अच्छे हैं तो आपको अगर कोई चीज नहीं आ रही है तो आप अपने भाई बहनों से पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर भाई बहन नहीं है तो आप अपने मित्रों और समाज के बाहर के किसी भी व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं। अगर संबंध अच्छा है, अगर नहीं अच्छे तो आप कैसे पूछेंगे। ये दिया हुआ कि सामाजिक कारण भी इस पर इफेक्ट डालते हैं अधिगम को प्रभावित करने। अगला देखिए विद्यालयी कारण। विद्यालयी कारक में क्या है कि कक्षा का वातावरण कैसा है, ठीक है। कक्षा का वातावरण कैसा है, ठीक है। विद्यालय में जो कक्षाएं लगी उसका वातावरण कैसा है, अच्छा है तो उसमें जाहिर सी बात है अगर अच्छा है तो अधिगम की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी, तो उसमें बच्चे बहुत ही जल्दी से सीखेंगे। अगला देखिए विद्यालय की स्थिति। विद्यालय की स्थिति में सिर्फ ये डिपेंड करता है कि विद्यालय की स्थिति घर से कितनी दूर है, ठीक है। और कोई स्थिति इसमें नहीं दी कि पूरब में पश्चिम में, ऐसा कुछ नहीं है। विद्यालय की स्थिति कि कितनी दूर। अब बच्चा मान लीजिए कि बच्चे के घर के पास में है तो बच्चा निकला और पहुंच गया, इसमें उसके थकान नहीं उत्पन्न होगी, थकान आएगी नहीं। और अगर स्कूल दूर है, 5-6 किलोमीटर दूर है, तो बच्चा जाएगा, फिर वहां पढ़ेगा, फिर लौट के आएगा, थकान होगी। वही लिखा है विद्यालय की स्थिति कैसी, ये भी निर्भर करता है कि बच्चा कितना ज्यादा सीखेगा, कितनी जल्दी सीखेगा, ठीक है। तो इसके बाद में ये कारक हो गए। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। शारीरिक कारण में आयु आएगी, स्वास्थ्य आएगा, भोजन आएगा, रूप रंग आएगा और थकान आएगी। और मनोवैज्ञानिक कारक में बुद्धि आएगी, अभिप्रेरणा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता दूं आपको।
अभिवृत्ति आएगी, रुचि आएगी। सामाजिक कारक में शिक्षक के संबंध के साथ कैसे संबंध है, शिक्षक से संबंध आएंगे। पारिवारिक से परिवार के साथ कैसे संबंध है, मित्र और समाज के साथ कैसे संबंध है, ये आएगा। और विद्यालय कारण में कक्षा का वातावरण कैसा है और विद्यालय की स्थिति क्या है। स्थिति का मतलब कि दूर है या पास है घर से। अब हम लोग जल्दी से अधिगम प्रभावित करने वाले अन्य जो दूसरे कारक रह गए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले अन्य कारक, अभी हमने इसके पहले देखा था अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अब अधिगम को प्रभावित करने वाले जो अन्य कारक हैं उनमें देखिए, पहला है परिपक्वता। ठीक है, कि छात्र परिपक्व है कि नहीं। वास्तव में परिपक्वता से तात्पर्य कि छात्र सीरियस है, जो चीज सीख रहा है उसके प्रति वो समर्पित है कि नहीं। ठीक है, परिपक्वता का मतलब कि जैसे एज के साथ साथ उसमें दृढ़ता आ जाती है और फोकस करने की जो प्रवृत्ति है वो ज्यादा हो जाती है, वही लिखा परिपक्वता, कितना परिपक्व है छात्र। ठीक है, अगला देखिए, शिक्षण की संप्रेषण क्षमता। शिक्षण का मतलब कि जो शिक्षक है वो किस प्रकार से अपनी बात को छात्रों के सामने प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, कहने की क्षमता का मतलब जो चीज बताना चाह रहा है। अगर शिक्षक जिस छात्र को जितना ज्ञान है अगर उसी ज्ञान से जोड़कर अपना ज्ञान उसे प्रदान करेगा सही ढंग से, तो छात्र में जो अधिगम है उसको सीखने की क्षमता वो बहुत तेजी से होगी, बहुत जल्दी तेजी के साथ छात्र उसको कैच करेगा या अपने में समाहित करेगा। ठीक है, अगला देखिए, शिक्षण की विधियां। जो शिक्षक है वो किस प्रकार की विधि अपना रहा है बच्चों के सामने, इस पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि छात्र का अधिगम कैसा होगा, छात्र किस प्रकार से सीखेगा। ठीक है, अगला देखिए, सीखने का समय। सीखने का समय जैसे मैंने आपको बताया कि जो जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ साथ सीखने की जो क्षमता होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, और अगला और लास्ट है कार्य की प्रवृत्ति, यानी कार्य जटिल है कि सरल है। अगर सरल कार्य है तो बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे, अगर जटिल है तो उसको धीरे धीरे करके सीखेंगे। जितना कठिन होगा बच्चे उतना ही धीरे धीरे उसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अधिगम बाल मनोविज्ञान के अंदर का अधिगम टॉपिक पर आज का वीडियो था। ये कैसा लगा बताइएगा। लाइक, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। ठीक है, और इसके पहले भी मैंने बहुत से वीडियो डाले हैं, आप उसे देखिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं और परीक्षा की आप तैयारी करते रहिए। मैं इसी तरह आपके लिए अन्य टॉपिकों पर वीडियो बनाकर प्रस्तुत करता रहूँगा। और आपको अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।